बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 10 थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक एंट्रोपी पढ़ा था। आज हम चैप्टर 10 का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आते हैं टुवर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, assume we can change the equilibrium state of a system by two different processes. Assume that the initial and final state are same. Which quantities, that is internal energy, heat, work and change in temperature, must be same for the two processes? अभी जो क्वेश्चन है कि टू प्रोसेस के ज़रिए सिस्टम को चेंज किया जाता है जिसके इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम आते हैं। तो जब भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम आते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल वापस अपनी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, यानी जो इनिशियली स्टेट के वैल्यू हो फाइनली वही वैल्यूज़ हासिल किए जाते हैं। चूँकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है इसीलिए इंटरनल एनर्जी सेम होगी। चूँकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगी बी। ओनली इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट, दे विल रिमेन सेम। सेकंड क्वेश्चन, in any process, the maximum amount of mechanical energy that can be converted to heat depends upon amount of friction, intake and exhaust temperature, whether kinetic or potential energy is involved is 100%. किसी भी प्रोसेस में जो मैकेनिकल एनर्जी हीट को कन्वर्ट होती है तो उसकी डिपेंडेंस किस बात पे है। हमने जितने भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक पढ़े हैं, तो जो भी हम सिस्टम लेते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं कि हमारे पास पिस्टन फ्रिक्शनलेस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी और वर्क लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही वजह है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी ए, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी हीट को कन्वर्ट होगी, फ्रिक्शन कम हो तो कम मैकेनिकल एनर्जी हीट को कन्वर्ट होगी। अगर हम फ्रिक्शन को ख़त्म कर ले तो फिर मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस नहीं होगी। थर्ड, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, जहाँ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ आता है डी। 4. A thermoplast containing hard copy is vigorously shaken. Consider copy as the system, then its temperature increases, decreases below then 0 degree C remains same, decreases. तो थर्मोप्लास्ट में हार्ड कापी है, अगर उसको विगोरसली शेक किया जाए तो कापी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। जब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ आएगी ए, यानी टेम्परेचर ऑफ द कॉपी विल इंक्रीज। Fifth, maximum work can be obtained in the process called cyclic, isothermal, adiabatic, isochoric. तो मैक्सिमम वर्क जिस प्रोसेस में पॉसिबल होगा तो वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अगर आइडियली इसी तरह सिस्टम हासिल किया जाए जिसमें फ्रिक्शन लॉसेस ना हो तो जितनी भी हीट हम जिसमें हीट लॉस टू सराउंडिंग ज़ीरो हो तो जितना हीट हम सप्लाई करते हैं वो टोटली चेंज होगा मैकेनिकल वर्क को।
6. A heat engine takes in 800 joule of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of this engine? तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी एफिशिएंसी हम टेम्परेचर से भी मालूम कर सकते हैं और हीट से भी। एक्सप्लेनेशन में हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला गिवन है कि एफिशिएंसी इज़ 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100%। यहाँ Q2 की वैल्यू है 600 जाउल और Q1 है 800 जाउल। 600 को जब 800 पे डिवाइड किया जाए तो इससे आता है 3/4। 3/4 मीन्स 0.75। जब 1 से हम 0.75 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 0.25 आता है और 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25% आएगा। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, विच इज़ 25%। क्वेश्चन नंबर 6. If the temperature of heat source is increased, the efficiency of Carnot heat engine increase, decrease, remains constant, first increase then remains constant। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, द एफिशिएंसी विल इंक्रीज। चूँकि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%, जहाँ पे T2 टेम्परेचर है सिंक और T1 रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अगर T2 कांस्टेंट हो और T1 को हम इंक्रीज कर ले तो T2 बाई T1 वाला टर्म डिक्रीज होगा और इसी तरह 1 माइनस T2 बाई T1 की वैल्यू इंक्रीज होगी और यू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इंक्रीज होगी। 8. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होती है जिसमें कोई सब्सटेंस तीनों फेजेस या तीनों स्टेट में अवेलेबल हो, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। चूँकि वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर वो 0 डिग्री सी है, तो 0 डिग्री सी के करीब वाटर की ट्रिपल पॉइंट होगी। चूँकि गिवन ऑप्शन में 0 डिग्री सी नहीं है तो 0 डिग्री सी का इक्विवेलेंट टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर वो 273.16 केल्विन है। इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगी डी, दैट इज़ 273.16 केल्विन पे वाटर लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट में होगी, यानी वाटर भी होगी, आइस भी होगी और वेपर्स भी होंगे। वाटर और आइस की कन्वर्जन आपस में फेस चेंज ये तो 0 डिग्री सी या 273.16 केल्विन पे पॉसिबल है, लेकिन आइस का डायरेक्ट कन्वर्जन टू गैस जो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है उसी के मुताबिक कुछ वेपर्स भी मौजूद रहेंगे। तो इसीलिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन है। 9. A real gas be approximated to an ideal gas at low density, high pressure, high density और low temperature। चूँकि आइडियल गैस के लिए हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेते हैं। अगर गैस लो प्रेशर पे हो और हाई टेम्परेचर पे हो तो उसको हम एज आइडियल गैस लेते हैं, और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर ये पॉसिबल है लो डेंसिटी पे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए है जो लो डेंसिटी है। 10. If the volume of a gas to be increased 4 times, then the temperature and pressure must be doubled. At constant pressure, the temperature must be increased by 4 times, and constant temperature, the pressure must be increased by 4 times. It cannot be increased. अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करना हो तो हमें टेम्परेचर प्रेशर को डबल करना चाहिए, या कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को 4 टाइम्स करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, चूँकि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होती है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। यही वजह है कि इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है।
तो करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसके मुताबिक अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। 11. In which of the system listed below is the entropy decreasing? A gas is cooled, a plate is shattered, an egg is scrambled, a drop of ink diffuses in a cup of water. वैसे नेचर की एंट्रोपी ये तो इंक्रीज होती है, और कोई भी सिस्टम जिसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती है तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी उसकी इंक्रीज होती है। तो प्लेट की शैटरिंग, एग की स्क्रैम्बलिंग या ड्रॉप ऑफ इंक जब कप ऑफ वाटर में डिफ्यूज़ होती है तो इन तीनों में डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम बढ़ता है, यानी इन तीनों में एंट्रोपी डिक्रीज़ नहीं होती। इसके मुकाबले में जब गैस कूल किया जाता है तो कूल करने पे मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं और उसकी जो रैंडम मोशन होती है वो कम होती है और उसकी डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए गैस इज कूल्ड इट्स एंट्रोपी डिक्रीजेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 12. If the temperature of source and sinks of Carnot engine having efficiency eta or E decrease by 100 Kelvin, then the efficiency remains constant, becomes 1, increases, decreases. तो जब सिंक और सोर्स दोनों की टेम्परेचर को 100 केल्विन पे डिक्रीज किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन पे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन का फार्मूला हमारे पास है 1 - T2 / T1 × 100% या T1 - T2 / T1 × 100%। इसी के मुताबिक जब सिंक और सोर्स का टेम्परेचर 100 केल्विन पे डिक्रीज़ किया जाए तो T1 - T2 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो डिनोमिनेटर है वो तो डिक्रीज़ होगा बाई 100 केल्विन, न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा। तो जब डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज़ करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है और यू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इंक्रीज़ होगी। यही वजह है कि करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इंक्रीजेज इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एज सोर्स बोथ बाई 100 केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, यह था अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इन पे सोच ले, स्टडी कर ले ये, और इसी तरह और भी MCQs बुक से सर्च कर ले और इनके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लिख ले। थैंक यू।